इजराइल ने लेबनान पर 9,588 हमले किए हैं, इसमें 10,380 लोग घायल हुए। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं कि लेबनान सरकार ने जो शुक्रवार को आंकड़े जारी किए उसमें आप देख सकते हैं कितनी तबाही लेबनान में हुई है। इसके मुताबिक अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष के बाद लेबनान में जो इजराइल ने हमले किए, जो रॉकेट्स दागे, जो लगातार वो हमले लेबनान पर कर रहा है, उसमें आंकड़े ये कहते हैं, और ये खुद लेबनान की ओर से जारी किए गए, उसमें ये कहते हैं कि 2,229 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल ने लेबनान पर अब तक 9,588 हमले किए हैं और इसमें 10,380 लोग घायल हो चुके हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी मौजूद है, लगातार वो हम तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं लेबनान से कि किस तरीके से वहां पर तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। ये जो इमारतें हैं जो फिलहाल आप देख रहे हैं, ये इमारतें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि जब से ये युद्ध शुरू हुआ है वहां किस तरीके से भयावह मंजर शुरू हो गया है। देखिए, इजराइल और लेबनान के बीच अगर ये हो रहा है, या फिर आप देखते हैं कि हमास पर हमले हो रहे थे, तो इसमें इजराइल के लिए फायदा ये है कि इजराइल के पास वो सिस्टम है, वो डिफेंस सिस्टम है, वो एयर डोम है, जिससे अगर रॉकेट दागे जाते हैं तो वो हवा में ही मार गिरा दिए जाते हैं। लेकिन लेबनान के पास ये सुविधा नहीं है, उसका अपना वेपन स्ट्रॉन्ग इतना नहीं है, और इसीलिए ये टूटी हुई इमारतें, ये जली हुई इमारतें इस बात की गवाही दे रही हैं, ये खंडर होती इमारतें इस बात की गवाही दे रही हैं कि अब तक लेबनान में बहुत बर्बादी हो चुकी है। तो खामनेई का गुस्सा भड़का हुआ है, एटमी ठिकानों पर निशाना हो रहा है। रिफत हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, रिफत अब्दुल्ला बेरूत से सीधे जुड़ रहे हैं। रिफत, सबसे पहले तो आपकी वाकई में जो रिपोर्ट सामने आ रही है, शाबाशी उसके लिए कि आप ऐसे माहौल से भी इतनी रिपोर्ट समय पहुंचा रहे हैं, और दूसरा तस्वीर दिखाइए, क्या देख पा रहे हैं, कितना भयावह मंजर। मैं सिर्फ तबाही देख पा रहा हूं, सब कुछ यहाँ पे बिखर गया है। 22 लोगों की यहाँ पे मौत हुई है, जो 11 तारीख को आईडीएफ ने स्ट्राइक्स की हैं, मिसाइल्स दागे गए हैं, एयर स्ट्राइक हुई है, रॉकेट्स दागे गए हैं, और ये आप देख सकते हैं अभी मलबा हटाया जा रहा है ताकि यहाँ पे मलबे के नीचे कुछ लोग ना हो। गाड़ियां तबाह, सब कुछ यहाँ पे, जहां मैं कैमरा दौड़ाऊंगा वहां पे तबाही है। ये वो रेस्क्यू ऑपरेटर्स हैं, ये यहाँ पे रेस्क्यू कर रहे हैं, इवैक्यूएशन जो लोग करते थे। तो ये सारे घर जो हैं ये तबाह हो गए हैं। ये इनका घर है जिनको मैं दिखा रहा हूँ, और ये अभी देख रहे हैं अपने घर की हालत। इट्स योर होम, इट्स योर होम, यस, हाँ, ये इनका घर है, और देख रहे हैं अपने घर की तबाही, और तबाही इतनी कि यहाँ पे लफ्जों में बयां करना मुश्किल है। यहाँ पे अब लोग आ रहे हैं अपने घरों की तरफ और देख रहे हैं कि घरों में क्या बर्बादी हुई है। घरों में इतनी बर्बादी हुई है जो आपको यहाँ पे कुछ मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जो कुछ बता रही हैं वो ये पिक्चर्स बता रही हैं, जो कुछ बता रहा है वो ये बर्बादी बता रही है। ये गाड़ियां, ये देख सकते हैं आप, ये अब तक न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जो है यहाँ पहुंची है। शायद ही कोई और इतना करीब पहुंचा हो, शायद ही कोई और यहाँ पे आया हो। मैं खुद अंदाजा लगा पा रहा हूँ कि यहाँ पे आने के लिए हिम्मत चाहिए, जुर्रत चाहिए और जांबाजी चाहिए, और मौत से लड़ के यहाँ पे आना है, तब जाके आप यहाँ पे आ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आना बिल्कुल नामुमकिन लग रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये है रियल ग्राउंड जीरो पे सिचुएशन, जिन्हें लफ्जों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन पिक्चर्स साफ दिख रही हैं तबाही की, पिक्चर्स साफ दिख रही हैं तबाही की। ये गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां बिल्कुल तबाह हुई हैं रॉकेट से, मिसाइल से, और वहाँ वो एरिया में दिखाने की कोशिश करूँगा, वो वाला एरिया जो आप देख रहे हैं। अभी लोग जो है इसलिए ये मलबा नहीं हटा रहे हैं कि उन्हें किसी काम आए, बल्कि इसलिए हटा रहे हैं, हो सकता है इस मलबे के नीचे कोई लाश हो सकता है कोई मलबे के नीचे जो है वो कुछ लोग हों। तो ये है रियल ग्राउंड जीरो, जो बर्बादी का सेंटर है। तो वहाँ से मैं पहुँचा हूँ, और यहाँ पहुँचना, रिपोर्टिंग करना कोई आसान काम नहीं है। ये है रियल ग्राउंड जीरो, जहाँ पे भी मैं आपको बताऊँ, मैं 360 पैन करूँगा, आप देखिए क्या होगा। 360 में आपको बराबर 360 बर्बादी मिलेगी। यहाँ पे 11 अक्टूबर को, यानी 10 अक्टूबर की रात को यहाँ पे स्ट्राइक्स हुई हैं, 12 लोगों की मौत हुई है, 100 से ज़्यादा लोग जो है वो घायल हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल्स में शिफ्ट कर दिया गया है। तो अगर कुछ दिख रहा है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बर्बादी दिख रही है, और सिर्फ बिखरी हुई चीज़ें दिख रही है। मैं कोशिश करूँगा ये दिखाने की। ये देखिए, जहाँ नज़र दौड़ाऊँ वहाँ यही चीज़ दिखेगी। जहां मैं जाऊं, गाड़ियां, मैं नीचे दिखाने की कोशिश करूंगा, उसे आप अंदाजा लगा पाएंगे। ये तो पूरा इलाका ही बर्बाद हुआ है, पूरा इलाका ही बर्बाद हुआ है। ये देखिए, ये गाड़ियां, ये लोग इसलिए ये हटा रहे हैं ताकि
मलबे के नीचे मत कोई हो। ये देखिए, ये यहाँ की सड़कें हैं सपना, ये यहाँ की सड़कें हैं। यहाँ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ क्या क्या हाल है। ये सड़कों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। रिफत, आप ये अपना सब बहुत तबाह ध्यान हुआ है। रखिए और ध्यान ये रखते सब- हुए ये रिपोर्टिंग कीजिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और हमें ये तस्वीरें पहुंचाने के लिए, और वो भी युद्ध के क्षेत्र से। और वाकई में ऐसे वक्त में रिपोर्टिंग करना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन हमारे ये साहसी रिपोर्टर आप तक हर तस्वीर पहुंचा रहे हैं। इन सबके बीच आपको बताएं, 27 सितंबर की रात को इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर एयर स्ट्राइक किया, और इस हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया, और इसके बाद इजरायल और हिजबुल्लाह में सीधी जंग शुरू हो गई है। लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं, ऐसा नहीं लगता कि दोनों तरफ से अभी जंग रुकने के कहीं भी थोड़े से भी आसार है। पूरब का पेरिस राख के ढेर में तब्दील हो गया है। ऐतिहासिक शहर बेरूत अब एक शरणार्थी शिविर में बदल चुका है। बेरूत गाजा की तरह मलबों का शहर बन गया है। इजराइल के ताजा हमले में 22 लोगों की मौत हुई है। अब हालात और खतरनाक हो गए हैं, क्योंकि इजरायली हवाई हमले दक्षिण लेबनान से राजधानी बेरूत तक पहुंच गए हैं। दक्षिण बेरूत पर जारी हमले अब बेरूत शहर के केंद्र में भी हो रहे हैं। लेबनान के शहर बेरूत पहुंचा हूं और मुझे इर्द गिर्द दिख रहा है कि काफी धुआं है। देखिए धुआं कितना है, काफी सारा धुआं इर्द गिर्द है। ऐसा ही लग रहा है कि कहीं पे मिसाइल या रॉकेट गिरा हो, उसी का धुआं मुझे यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के शिया बहुल इलाकों से हिजबुल्लाह के समर्थक और आम नागरिक अपनी जान बचाने के लिए उत्तर की ओर भाग रहे हैं और बेरूत शहर में शरण ले रहे हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि लोग ठिकाने की तलाश में समुद्र किनारे रहने को मजबूर हो गए हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के जिन कमांडो को ढेर किया है, उनका नाम अहमद मुस्तफ़ा और मोहम्मद अली हमदान बताया जा रहा है। हमदान हिजबुल्लाह के एंटी टैंक का कमांडर था। इजराइल ने लेबनान में मिसाइल हमलों से बेरूत के दहीह में हिजबुल्लाह के कई हथियार डिपो भी तबाह कर दिए हैं। 6 अक्टूबर 2024 की रात में लेबनान के अंदर इजराइल की तीसरी डिवीजन भी घुस चुकी है। 2 डिवीजन पहले ही घुस चुके थे और इस वक्त लेबनान में हजारों इजरायली सैनिक मौजूद हैं। इजराइल की 36वीं और 28वीं डिवीजन भी लेबनान में इस वक्त ऑपरेशंस अंजाम दे रही है। गैलीली रीजनल डिवीजन ही लेबनान सीमा की सुरक्षा करती आई है। इस बीच इजरायली मिलिट्री ने और सैनिकों को लेबनान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए उतारा है। इजरायली हमलों में बचौरा के पड़ोस में 2 घनी आबादी वाले नवीरी और बास्ता को निशाना बनाया गया। हमले से पहले इजरायली सेना ने कोई चेतावनी नहीं जारी की थी, न ही इजरायली सेना ने हमले पर अब तक कोई प्रतिक्रिया दी है। ये तीसरी बार है जब इजराइल ने दक्षिणी उपनगर दाहिया के बाहर हवाई हमला किया है। لحد هلا نحن الرقم النهائي بعد ما شلناه، لانه في جهات شالت قبل ما نوصل نحن وفي المدنيين شالوا، فبعتقد نحن بين 13 ل 15 شهيد، جلهم من النساء والاطفال والنازحين اللي جايين على مكان امن اللي هو लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हमले में 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 177 घायल हो गए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर सदस्य कोऑर्डिनेशन यूनिट के चीफ वाकिफ साफा को टारगेट किया गया था। हालांकि हमलों के बीच वो भागने में कामयाब रहा। ये सेंट्रल बेरूत में इजराइल की अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक रही है। ईरान
पर दबाव बढ़ाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। यूरोपीय देश ईरान पर प्रतिबंध लगाने तक की तैयारी में है। ईरान पर रूस को मिसाइल ट्रांसफर करने के लिए यूरोपीय यूनियन ईरान पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है और इस पर 14 अक्टूबर को फैसला हो सकता है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जिस तरीके से ईरान की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं इजराइल पर, अब इससे ईरान जो है डिप्लोमेसी में भी चौतरफा गिर रहा है, क्योंकि जो यूरोपीय संघ है वो उस पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। इस हमले से कुछ घंटे पहले दक्षिणी लेबनान में इजरायली टैंकों ने यूएन की एक इमारत पर अटैक किया। इस हमले में यूएन पीस कीपिंग फोर्स यानी यूनिफिल के 2 सदस्य घायल हो गए। ये दोनों इंडोनेशिया के नागरिक हैं। यूनिफिल शांति रक्षक मिशन 1978 में बना था। ये इस इलाके में पड़ोसी देशों के बीच दुश्मनी रोकने और दक्षिणी लेबनान के लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए गठित किया गया था। लेबनान में इस वक्त यूनिफिल के 10,000 शांति रक्षक सैनिक हैं। इनमें 50 देशों का योगदान है। इसके अलावा इसके 800 सिविलियन स्टाफ हैं। यूनिफिल दक्षिण लेबनान में 2 कथित ब्लू लाइन के बीच काम कर रही है। यूएन पीस मिशन की टीम पर हमले के बाद इटली, फ्रांस और इंडोनेशिया जैसे कई देशों ने इजराइल से जवाब मांगा है। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने नकोरा में भी जमीन पर मौजूद इजरायली सैनिकों पर रॉकेट दागे और इस इलाके में आ रहे एक टैंक को गाइडेड मिसाइल से नष्ट कर दिया। इससे पहले लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि पूर्वी लेबनान के करके गांव पर इजरायली हमले में 4 लोग मारे गए और 17 लोग घायल हो गए। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू एकदम क्लियर हैं कि हिजबुल्लाह के अंतिम आतंकी के खात्मे तक ये लड़ाई जारी रहेगी। इस बीच इजराइल ने अपनी सुरक्षा को और चौकस किया है। हालांकि लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह सीमा पर इजरायली गांवों में लगातार रॉकेट दाग रहा है, लेकिन इससे अब तक किसी भी इजरायली नागरिक के मारे जाने की कोई खबर नहीं है। इजराइल के अंधाधुंध हमलों के बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा की खाड़ी को निशाना बनाया है। ताबड़तोड़ करीब 100 रॉकेट दागे हैं। कुछ को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया, लेकिन कुछ गिरे, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 जख्मी हो गए। किरियत शमोना में 20 रॉकेट गिरे। मौत भी यही हुई है। ऐसा लग रहा है कि इजराइल की सबसे कमजोर नस साबित हो रहा है हाइफा का इलाका। हिजबुल्लाह, हूथी, ईरान सबके निशाने पर हाइफा ही है। यरूशलेम और तेल अवीव के बाद इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है हाइफा। 2022 के मुताबिक यहाँ करीब 3 लाख लोग रहते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा बहाई समुदाय के लोग रहते हैं। माउंट कार्मेल के पठारी ढलानों पर बसे इस शहर का इतिहास 3000 साल पुराना है। 1948 की फिलिस्तीन जंग में जब हाइफा में युद्ध हुआ तो यहाँ के अरब आबादी शहर छोड़कर भाग गई थी। इसके बाद ये शहर इजराइल का हिस्सा बन गया। हाइफा एक बंदरगाह शहर है। इजराइल का हमला घातक और पिन पॉइंट एक्यूरेट होता है, जिससे हुई तबाही की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। अब सवाल है कि इजरायली हमलों के बीच मध्य पूर्व में युद्ध छिड़ने का खतरा कितना बड़ा है। असल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वक्त तुर्कमेनिस्तान में हैं। कहने के लिए तो पुतिन 18वीं सदी के कवि की 300वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं, लेकिन इस बीच रूस के राष्ट्रपति ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से भी मिल रहे हैं। 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद उसके ईरान के साथ संबंध गहरे हुए हैं। ईरान ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में लगातार रूस की मदद की है। 2022 के अंत में ईरान ने सैकड़ों ड्रोन रूस भेजे। साथ ही ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग के लिए रूसी सेना को ट्रेनिंग भी दी, जिससे रूस की यूक्रेन के मोर्चे पर बहुत मदद हुई। लेबनान के खिलाफ इजराइल के हमलों के बीच नेतन्याहू की नज़र ईरान से बदले पर है और ईरान टारगेट बनता है तो जाहिर है पलटवार करेगा और फिर तीसरे विश्व युद्ध के प्रारंभ से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि रूस, अमेरिका, चीन सबके लिए ये बदले का वक्त होगा।